दी गाती गई मंजिलें हमारा हौसला देखकर। नमस्कार साथियों, यूनो इंडिया लाइट इंडिविजुअल महानिदेशक टीम का अचीवर एकमा पार्टी सर्कल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए हम अपने प्लांट से अवगत कराते हैं। हमारे प्लांट गुजरात, चेन्नई, पुणे और मानेसर में है। मानेसर प्लांट के मेजर कस्टमर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। आइए हम आपको की प्रोडक्ट से अवगत कराते हैं। हमारे की प्रोडक्ट एलएम, गैलियम, ब्रोमियम और कोवलेंट हैं। आइए हम आपको अपने डिजाइन और प्रोसेस से अवगत कराते हैं। हमारे डिजाइन मैकेनिकल डिजाइन, ऑप्टिकल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इत्यादि और प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में है मोल्डिंग प्रोसेस, मेटलाइजिंग प्रोसेस, रोबोट रोलिंग और असेंबली सॉफ्ट इत्यादि है। हमारी कंपनी को कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है जो इस प्रकार से है। आइए हम अपने टीम से परिचित कराते हैं। मैं टीम लीडर जितेंद्र, टीम मेंबर सोनू, मैं टीम मेंबर सुषमा, टीम मेंबर साकल, मैं टीम मेंबर अशरफ। हमारे टीम के कोऑर्डिनेटर राहुल चौरसिया जी हैं। हमने अपने पार्टी सर्कल की जर्नी को 4 नवंबर 2022 को प्रारंभ किया। हम प्रत्येक सोमवार को 4 से 5 बजे तक डोजो रूम के अंदर मीटिंग करते थे। हमने 10 मीटिंग के दौरान में 92% अटेंडेंस पर इस पार्टी सर्कल की जर्नी को पूरा किया है। इस पार्टी सर्कल में लगने वाले बेसिक अप्रोच किस प्रकार है? हमने इस पार्टी सर्कल को पूरा करने के लिए 12 स्टेप को जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्लान की आवश्यकता होती है। हमने इस पार्टी सर्कल के लिए मार्गदर्शन चार्ट के साथ प्लान बनाया। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की सिलेक्शन के लिए टीम ने मिलकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और डिपार्टमेंट में आने वाली सभी प्रॉब्लमों को लिस्ट डाउन किया, जिसमें से कुल 60 प्रॉब्लम निकल करके सामने आई, जिसमें से कि 23 प्रॉब्लम रिलेटेड थी, 12 प्रॉब्लम को हमने काइजन के द्वारा सॉल्व किया और बचे हुए 11 प्रॉब्लम को हमने एबीसी में कैटेगराइज किया। अरे भाई, तो इस प्रकार से एबीसी का टाइप का प्रॉब्लम होता क्या है? ए टाइप की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो हम खुद से सॉल्व करते हैं। बी टाइप की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो हम दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता लेते हैं। सी टाइप की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ स्टेप 2 एक मिनट टाइम को थोड़ा तो लाते हैं ये है ना लास्ट ये निकल के जरूर कंफ्यूजन नहीं करता आप बड़ा कंफ्यूजन जरूर बोलना हर एक स्लाइड। स्टेप 2 सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की सिलेक्शन के लिए टीम ने मिलकर के डिसीजन मेकिंग शीट बनाया। डिसीजन मेकिंग शीट के अनुसार 96 स्कोर जो मिले थे, सबसे अधिक हाई वेस्टिंग हो रही थी मोल्डिंग शॉप के अंदर, अतः टीम ने इसी के ऊपर कार्य करने का निश्चय किया। स्टेप 3 डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की डिफाइन करने के लिए जानना जरूरी था कि स्क्रैप होता क्या है। स्क्रैप एक वेस्ट होता है जो हमारे कंपनी के प्रॉफिट को कम करता है। ये दो तरीके से निकलता है, लम्स के फॉर्म में और एक पार्ट रिजेक्शन के फॉर्म अरे में। भाई, ये होता क्या है? मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान पिघला हुआ वेस्ट मटेरियल लम्स होता है। पार्ट रिजेक्शन क्या होता है? जो हमारे कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को बीट नहीं करता, पार्ट रिजेक्शन कहलाता है। प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से जानने के लिए हमने फाइबर क्लोरेज का सहारा लिया और प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया। जहां से हमारी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी उसको हमने रेड सर्कल द्वारा दर्शाया। स्टेप 4 एनालाइज द प्रॉब्लम। हमने डाटा एनालाइज किया तो हमने देखा कि जो हमारी लम्स की एवरेज कॉस्ट आ रही थी वो थी 3100 किलोग्राम और इसका पार्ट रिजेक्शन की बात करें तो 17000 पीसेस की आ रही थी। फिर हमने इसको पैरेटो की सहायता से दर्शाया तो देखा कि हमारी जो YNC और YZ को सबसे ज्यादा रिजेक्शन थी 57% थी। इसको हमने फिर डिफेक्ट वाइज इसको बना एनालाइज किया तो देखा कि हमारी जो केले की डेंट की प्रॉब्लम है वो 54% कंट्रीब्यूट कर रही है। अतः टीम ने इसी पे काम करना स्टार्ट किया। और हमने जब लम्स को देखा तो लम्स एक जनरल फिनोमेना होता है जो कि हमारे सभी मशीन में, सभी वेरिएंट और सभी पार्ट में आ रहा था। तो हमने डिसीजन लिया कि इसको हम एक जनरल वे में सॉर्ट करेंगे। यदि हम पार्ट रिजेक्शन को 20% लेते हैं और लम्स रिजेक्शन को 30% लेते हैं तो ओवरऑल रिजेक्शन हमारा जो होगा 21% होगा। ये हमारा टारगेट था। स्टेप 5 आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की सहायता से जल्दी के सभी संभावित उपकरणों को मेन मशीन मंटेरियल में बांटा और फिशबोन की सहायता से प्रदर्शित किया। जब हमने अपने कॉज का वैलिडेशन किया तो हमने पाया कि मैन के अंदर में कोई भी पार्ट वैलिड नहीं था। जब मशीन के कॉज का वैलिडेशन किया तो हमने पाया कि इसमें जो मशीन स्पीड के अंदर वेरिएशन हो रहा था, मोड के थर्मो टेंपरेचर हाई और लो हो रहे थे, कुशन वेरिएशन हो रहा था और ये तीनों पॉइंट वैलिड था। जब हमने मशीन के कॉज का वैलिडेशन किया तो हमने पाया कि इसमें नोजल टिप ब्लॉक हो रही थी, नोजल टिप और स्क्रू भी आपस में मिसमैच हो रहे थे, एयरबैटिक पाथ ब्लॉक हो रहे थे और ये तीनों पॉइंट वैलिड था। जब मेटेरियल की कॉज का हमने वैलिडेशन किया तो इसमें पाया कि जो मेटेरियल का स्पेसिफिकेशन था वो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था और ये भी पॉइंट वैलिड था। और जब अपने मेथड के कॉज का हमने वैलिडेशन किया तो हमने पाया कि हैंडलिंग के दौरान में बिन सफिशिएंट नहीं था और पार्ट हैंडलिंग के दौरान डिफ्लेसिंग एरिया में भी पार्ट टकराने की वजह से रिजेक्शन बढ़ती थी और यहाँ पे जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो मोड क्लीनिंग प्रॉपर ढंग से नहीं होती थी और ये तीनों पॉइंट वैलिड था।
और इसी तरह लम्स के सभी हमने संभावित कारणों को मेन मशीन मटेरियल में दर्शाया और उसे सीक्वेंस डायग्राम से भी दर्शाया। जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम निकल के आई थी कोच की, उसका भी हमने वैलिडेशन किया तो हमने पाया कि जो ये पॉइंट वैलिड थे उनको हमने इस प्रकार से दर्शाया। Step 6 finding out the root cause. प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए टीम ने मिलकर के वाई एनालिसिस किया जो इस प्रकार से थी। मोल्ड टेंपरेचर में वेरिएशन आ रहा था। क्यों हो रहा? क्यों हो रहा था? क्योंकि मोल्ड में लगे थर्मोकपल और हीटर काम नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपर्याप्त था। क्यों अपर्याप्त था? क्योंकि चेक पॉइंट में मिस था। क्यों मिस था? क्योंकि लैक ऑफ टेक्निकल हाउ की कमी थी और और ये हमारा रूट कॉज था। जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी कि नोजल टिप और स्क्रूज आपस में मिसमैच हो रहे थे। क्यों मिस हो रहे थे? क्योंकि वो कार्य के दौरान में नोजल टिप और स्क्रूज मिसमैच हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो कार्य के दौरान में डैमेज हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि उसमें लोकेटिंग नहीं थी और वो बर्नआउट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि ये पुराने समय की मशीन थी और इसमें कोई सफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं था और यही हमारा पॉइंट वैलिड था। एक्सेस मेथड पर्चिंग हो रही थी क्यों हो रही थी? क्योंकि ऑपरेटर ये उम्मीद करूं बैरल को क्लीन करने के लिए हमें एक्सेस पर्चिंग करनी पड़ती थी। बजट तो ऑपरेशन का पार्ट होता है। एक्सेस क्यों हो रहा था? ये तो प्रोसेस का पार्ट है, ये तो होगा ही, पर एक्सेस क्यों हो रहा था? क्योंकि ये ऑपरेटर पर्चिंग का पाउंड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं यूज कर रहा था? क्योंकि वहां पे कोई डूज एंड डोंट नहीं लगे हुए थे। क्यों नहीं डूज एंड डोंट्स लगा था? ऑपरेटर ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, ये हमारा रूट कॉज था। जी की स्पेलिंग सही करना पड़ती जो हमारी तीसरी प्रॉब्लम मुझे थी ये बोलना है इसकी फ्लो रही थी। जो हमारी चौथी प्रॉब्लम थी कि इंजेक्शन स्पीड लो हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि मशीन फुल प्रेशर से काम नहीं कर रही थी। क्यों काम नहीं कर रही थी? क्योंकि हाइड्रोलिक पाइप लीकेज था। क्यों लीकेज था? क्योंकि डेली चेक नहीं हो रहा था। और यही हमारा रूट कॉज था। जो हमारी अगली प्रॉब्लम थी उसके लिए भी जो कि होपर के अंदर में उसके लिए भी टीम ने वाइव एनालिसिस किया जो इस प्रकार से थी कि होपर के अंदर मेटल फ्रीज हो जा रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ब्रेकडाउन के दौरान में ह्यूमिडिफायर ऑन रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि उसके पीआईडी के सभी एलिमेंट्स कार्य करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? मशीन पुराने समय की थी, उसमें कोई मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं था और उसका कोई आउटपुट का अलार्म भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये मशीन ओल्ड वर्जन की थी और इसमें कोई मिड सिस्टम भी नहीं था और यही हमारा रूट कॉज है। रॉ मटेरियल में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जा रहे थे। क्यों आ जा रहे थे? क्योंकि मटेरियल को हैंडलिंग करते वक्त हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो मिक्स हो जाते थे। क्यों मिक्स हो जाते थे? क्योंकि जो हमारे रॉ मटेरियल के बैग थे वो प्रॉपर क्लीन नहीं थे। क्यों क्लीन नहीं थे? क्योंकि उसको बैग को ओपन करने का कोई हमारे पास मेथड नहीं था। क्यों मेथड नहीं था? क्योंकि लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की कमी थी और दो जन डोर भी नहीं लगे थे। यही हमारा रूट कॉज था। लंच ब्रेक टाइम में बेशक ब्रेक टाइम में हमेशा एचआरटीसी चालू रहता था। क्यों चालू रहता था? क्योंकि ऑपरेटर को इसके इम्पैक्ट के बारे में पता नहीं था। क्यों पता नहीं था? क्योंकि उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं थी। क्यों जानकारी नहीं थी? क्योंकि वहां पे कोई रूल्स डिफाइन नहीं थे और ये रूट कॉज था। रिजेक्ट पार्ट हैंडलिंग के दौरान रिजेक्शन आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वहां पे कोई आपस में नहीं टकराते थे। आप पार्ट आपस में टकराते थे। क्यों टकराते थे? क्योंकि पार्ट बीम में कोई सेपरेट नहीं होता था और और ये हमारा रूट कॉज था। Step 7 data analysis. Step 8 developing solution. इस कार्य को करने में जो हमारे पास जो कॉजेज निकल के आए थे उसको हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की सहायता से डेवलपिंग किया। तो हमने जो मशीन के अंदर में थर्मोकपल का वेरिएशन हो रहा था उसके लिए हमने काउंटर मेजर लिया और उसको स्टैंडर्डाइज करवाया। Step 9 forging the provable resistance. सॉल्यूशन को डेवलप करने में जो हमारे सामने बाधा आ रही थी वो इस प्रकार से थी कि मशीन के अंदर ओल्ड वर्जन के होने की वजह से इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना था। उसके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कन्विंस करना था। Step 10 trial implementation. जो भी हमने एक्शन लिए उसको हमने जब रिजल्ट्स को चेक किया तो हमने मशीन के अंदर जैसे अलार्म सिस्टम इनबिल्ट करवाना था सभी रिजल्ट्स को हमने चेक किया तो रिजल्ट हमारा ओके था। Step 11 regular implementation.
ये इम्प्रूवमेंट नंबर 1 है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि वो जो थर्मोकपल मशीन का जो हीटर और थर्मोकपल की थर्मोकपल डैमेज हो रहे थे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर वेरिएशन कर रहा था। अब हमने इस मशीन का जो थर्मोकपल है वो चेंज करवा दिया है और इनकी और इसको चेक शीट पे भी ऐड करवा दिया है। ये हमारा दूसरा इंप्रूवमेंट है, जो कि हमारे नोजल टिप और स्क्रू बीस आपस में मिसमैच थे, जिसकी वजह से नोजल टिप हमारा डैमेज हो जा रहा था और हमारी लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। फिर हमने नोजल टिप को न्यू इंस्टॉल किया और हमारे जो नोजल टिप और स्क्रू बीस है आपस में मैचिंग कराया, जिससे कि हमारी लीकेज की प्रॉब्लम समाप्त हो गई। ये हमारा इंप्रूवमेंट है। जैसा कि इस में देख सकते हैं कि ऑपरेटर पहले एक्सेस पर्चिंग करता था, जिससे हमारी लम्स की रिजेक्शन ज्यादा होती थी। अब हमने ऑपरेटर को ट्रेनिंग दिया तथा वहां पे डूज और डोंट्स लगवाए और वहां पे पर्चिंग कंपाउंड भी प्रोवाइड करवाया। इससे हमारी लम्स की रिजेक्शन कम हुई है। अगला इंप्रूवमेंट हमने देखा कि मशीन जो थी हमारी फुट प्रेशर से काम नहीं कर रही थी,